अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को पोलराइजेशन डेंसिटी समझा रहा हूँ। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है सो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी, ठीक है, सब्सेप्टिबिलिटी ऐसे पढ़ते हैं, इससे इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूटिविटी में क्या है कि दो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो है पोलराइजेशन डेंसिटी और एक है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसको हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं, इसे चाई कहते हैं, CHI चाई। इसी चाई को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है और ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन दोनों टर्म्स को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, फिर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। अभी हम लोग समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या है। देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी, इसे आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन डेंसिटी कहने का मतलब ये है कि द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस्ड करते हैं, ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ इंड्यूस्ड डेवलप्ड हो जाते हैं डायपोल मोमेंट जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, डायपोल मोमेंट मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है। ये छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स जो है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। तो ये जो डायपोल मोमेंट्स डेवलप्ड हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट्स डेवलप्ड हो रहे हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन, ये पोलर बन रहा है ना, निगेटिव पॉजिटिव एक तरफ हो गया, मतलब पोल डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो पोल अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन डेंसिटी। कुछ समझ में आ रही बात। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर पोलर डेंसिटी है तो पोलर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो वही है पोलर, मतलब ये जो पोल जो यहाँ पर माइनस प्लस जो पोल डेवलप हो रहे हैं, इसी को तो ही हम लोग डायपोल मोमेंट कह रहे हैं। ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट जो डेवलप हो रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, इसी को ही हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। समझ में आ रही बात। इसे हमें P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर ये P जो है स्मॉल p, ठीक है, वो क्या है, ये वही डायपोल मोमेंट्स है। एक एटम की बात करें, डाइलेक्ट्रिक के एक एटम में जो डायपोल मोमेंट्स डेवलप हुए हैं उसे हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उस यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सबको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको n से रिप्रेजेंट कर दिए, और एक एटम में जो डायपोल मोमेंट्स डेवलप हुआ उसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इसे पोलराइजेशन डेंसिटी कह रहे हैं, इसे P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये जो P है स्मॉल p पोलराइजेशन डेंसिटी, इसका एक फॉर्मूला है कि नहीं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डेंसिटी आइदर ऑफ एनी चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को तो डायपोल मोमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेट है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो प्लेट जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस 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 और इधर माइनस माइनस, इसके बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किए हैं तो इसका इस प्लेट का जो चार्ज है, ठीक है ना, उसको हम लोग QI से रिप्रेजेंट करते हैं। QI क्या है, एक इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, प्लेट का। और D क्या है, उन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो आइदर ऑफ, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोग D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात को समझ में आ रही है। तो आइदर ऑफ चार्ज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मोमेंट कहेंगे, है कि नहीं। ये डायपोल मोमेंट बन गया। अच्छा एक बात और देखिए, ये A क्या है, ये एरिया ऑफ द प्लेट है। ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा वॉल्यूम बन जाता है कि नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ और ये हाइट हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एल क्यूब, इसकी डायमेंशन क्या बन रही है, एल क्यूब बन रही है कि नहीं। तो एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है। समझ में आ रही बात। तो देखो ये तो हो गया डायपोल मोमेंट और ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, यही डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। अब D से D कैंसिल आउट हो गया, QI अपॉन A।
चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया को क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग, ये देखो ये चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी मतलब चूंकि पोलर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूँकि पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम लोग पी से यहाँ पर सफिक्स में पी लगा दिए, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी इक्वल टू क्यू आई अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन के निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात, इक्वेशन 5 समझ में आ रही है। तो बस यही हमें डेवलप करना था, ये फॉर्मूला पोलराइजेशन डेंसिटी समझ में आ रही है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी होता क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी कहने का मतलब होता है डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखो हम लोग रिड्यूस्ड वैल्यू को समझ लेते हैं। रिड्यूस्ड वैल्यू कहने का मतलब कि वो जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। तो देखो बहुत ही आसान सा है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझ में आ रही है, और ये पोलराइज्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, उसी को तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये कैपेसिटर के बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट से जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, याद आ रहा है कुछ, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव बन गया एक तरफ निगेटिव बन गया, इसके अंदर भी एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा था, ठीक है ना, ई पी से रिप्रेजेंट करते थे। तो आउटसाइड और ये इनसाइड दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मतलब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल करके आ जाएगा। उसी को ही हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रहा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है, कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग जानते हैं, ये बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखो आउटसाइड है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, यहाँ पर ई पी है तो ई पी मतलब सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसे हम लोग ई नॉट कहते थे, ठीक है, माइनस, और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सिग्मा पी को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं ना, सिग्मा पी इक्वल टू पी, तो हम लोग सिग्मा पी के जगह पर पी लिख सकते हैं। तो देखो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, ये 6 नंबर इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, ये रिड्यूस्ड वैल्यू का फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इसलिए डिराइव करा दिया गया है। तो देखो अब ये तुम्हें समझ में आ गया कि पोलराइजेशन डेंसिटी, ये इक्वेशन 5 बन गया, पोलराइजेशन डेंसिटी, ये रिड्यूस्ड वैल्यू हो गया। रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब समझ में आई बात कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाएगा उस कैपेसिटर के बीच में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब तो आप इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी समझ में आ गया, रिड्यूस्ड वैल्यू समझ में आ गया, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहने का मतलब ये है कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन डेंसिटी भी बढ़ेगा, ठीक, समझ में आई बात। तो जब जाहिर सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम कर रहा है, वही तो निगेटिव और पॉजिटिव पोल्स में डिवाइड कर दे रहा है ना, तो पोलराइजेशन डेंसिटी तो बढ़ेगी ही, बहुत सारे डायपोल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत अच्छा इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पे। अब ये प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इक्वल साइन पुट करेंगे, इसको चाई कहते हैं, चाई, CHI, चाई। तो अब ये चाई जो है इसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी, ये सिंबल है इसका, चाई ऐसे बनाते हैं सिंबल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो 7 नंबर इक्वेशन हमने बनाया है इसको 6 वाले में पुट कर देंगे। 6 वाला इक्वेशन अभी मैंने बताया था रिड्यूस्ड वैल्यू का, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, ठीक है। 6 नंबर इक्वेशन रिड्यूस्ड वैल्यू का अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं कि पी के जगह पर जो वैल्यूज़ है, पी के जगह पर वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, चाहे एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। हमें यही इक्वेशन 8 फाइंड आउट करना है, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन निकल करके आएगा। देखो अभी तो ई नॉट को हम लोग कॉमन मतलब ई नॉट को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और माइनस ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, चाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाओ तो ई इक्वल टू 1 प्लस चाई हो जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो गया, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे ले आओ, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को ही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक सब्सिटिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच का रिलेशन निकल करके आ गया।
अच्छा एक फार्मूला है, न्यूमेरिकल बनाते समय काम में आएगा, ठीक है ना। फार्मूला इसे याद कर लीजिए, जितने भी फार्मूले फिजिक्स के सबको याद रखना है, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स है, ये जितने भी डेरिवेशन सिखा रहा हूँ सबका ये रिजल्ट निकल करके आ रहा है। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। रिजल्ट्स पर ही तो काम करे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये एक चीज़ थोड़ा सा समझ लो, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और छोटा सा कंसेप्ट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब, डाइलेक्ट्रिक्स जो हम लोग कैपेसिटर के बीच में जो यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, उसका स्ट्रेंथ क्या है। उसका स्ट्रेंथ यही है कि जितना हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, नाम है इसका। तो ये जितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैटरी से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि डाइलेक्ट्रिक टूट ना जाए, ठीक है। मतलब टूटना नहीं चाहिए, टूटने से पहले, वही इसका स्ट्रेंथ है, जाहिर सी बात है। डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या होगा कि हमने एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस मतलब चरम सीमा तक, जब जहाँ पर वो मतलब टूटने वाले जैसा हो गया। अब थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो डाइलेक्ट्रिक से कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर नहीं बनाना है हमें, ठीक है ना, कंडक्टर से पहले का स्टेप मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी यूनिट होती है। अच्छा एक बात और बता दूं, यदि वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। और यदि उसके बीच में हमने एक एयर रख दिया, एयर कैपेसिटर बना दिया, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.8। यदि हमने माइका रख दिया, पेपर रख दिया, क्वार्ज रख दिया, ये सब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। क्वार्ज कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।